हाय स्टूडेंट्स, आईएएस ब्रह्मास्त्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी की शुरुआत के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि अक्षांश या लैटिट्यूड होता क्या है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। तो हम बता दें कि आज दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, आज जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके कभी ना कभी डेवलपमेंट हुआ है। और आज जितने भी सब्जेक्ट हैं ये कभी ना कभी फिलोसफी के ब्रांच के तौर पे हुआ करते थे, मतलब एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे। सारे के सारे सब्जेक्ट फिलोसफी के पार्ट के तौर पे पढ़ाए जाते थे, फिलोसफी के ब्रांच के तौर पे, मतलब दर्शन शास्त्र के ब्रांच के तौर पे आज के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यही कारण है कि फिलोसफी को द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स के तौर पर भी जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे हर सब्जेक्ट का विकास कभी ना कभी फिलोसफी से हुआ, उसी तरीके से ज्योग्राफी का विकास कभी ना कभी फिलोसफी से ही हुआ था और फिलोसफी के ही एक ब्रांच के तौर पर था। हाँ, कुछ समय बाद धीरे धीरे सब्जेक्ट फिलोसफी के ब्रांच से अलग हटके इंडिपेंडेंट होते गए। उसी तरीके से ज्योग्राफी भी एक समय बाद जो फिलोसफी का एक महज ब्रांच था, एक स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर स्थापित हुआ था। जैसे यदि हिंदुइज्म के वेद की बात किया जाए, हिंदू धर्म के वेद की बात किया जाए, तो वेद केवल धर्म या केवल दर्शन की ही किताब नहीं है, बल्कि वेदों में उस समय का जो ज्ञात गणित है, रीजनिंग है, इसके अलावा जो मेडिकल साइंस है, फिजिक्स है, इन सारी चीजों का भी उल्लेख किया गया है। इवन वेदों में यह भी बताया गया है कि गंगा नदी का ओरिजिनेशन कैसे होता है, हिमालय का निर्माण कैसे होता है। उसी तरीके से अन्य धर्म ग्रंथों की भी बात किया जाए, जैसे इस्लाम धर्म के कुरान की बात किया जाए, तो कुरान भी केवल दर्शन या धर्म की ही पुस्तक नहीं है, बल्कि उस समय का जो भौगोलिक ज्ञान है, फिर विज्ञान के अन्य जो पार्ट है उनका भी ज्ञान है। यही बात हम बाइबल के संदर्भ में भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पुराने समय में जो फिलॉसफी या रिलीजियस बुक हुआ करती थी, वो केवल फिलॉसफी या रिलीजियस बुक ही नहीं हुआ करती थी, बल्कि अन्य विषयों को भी उसी में समावेशित किया जाता था। और यही कारण है कि फिलॉसफी को द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हम लोग देखा कि सारे के सारे सब्जेक्ट कभी ना कभी फिलॉसफी से अलग हटके एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के तौर पे, एक ब्रांच से अलग हटके एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे डेवलप हुए। उसी तरीके से यदि ज्योग्राफी की बात किया जाए, तो यदि वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, पश्चिमी दुनिया के संदर्भ में, यूरोप के दुनिया के संदर्भ में बात किया जाए, तो पहली बार जो ज्योग्राफी वर्ड है, पहली बार इट वाज गिवन बाय इरेटोस्थनीज। तो फर्स्ट टाइम जो ज्योग्राफी टर्म है, शब्द है, इसको देने का काम इरेटोस्थनीज ने किया था। और बेसिकली जो ज्योग्राफी टर्म है, इट कंप्राइजेस ऑफ टू ग्रीक लेटर्स। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जियो और दूसरा ग्राफोस। मतलब पहली बार जो ज्योग्राफी टर्म है, शब्द है, इसको देने का काम इरेटोस्थनीज ने किया था। और वास्तव में ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जियो और दूसरा ग्राफोस। जियो का मतलब होता है राउंड अर्थ, जियो मीन्स राउंड अर्थ, अर्थात गोलाकार पृथ्वी। और ग्राफोस का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का इंटरप्रिटेशन करना या वर्णन करना। इस प्रकार इन दोनों शब्दों को मिला के यदि ज्योग्राफी को परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जाए, तो ये कहा जा सकता है कि ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद इंटरप्रिटेशन ऑफ राउंड अर्थ। अर्थात भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जानते रहिएगा कि पहली बार ज्योग्राफी टर्म इरेटोस्थनीज ने दिया था। और बेसिकली जो ज्योग्राफी शब्द है, ये शुरुआती दौर में ग्रीक भाषा से होकर आया है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इरेटोस्थनीज propounded द टर्म ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द दिया था, बट उनको ज्योग्राफी का फादर नहीं कहा जाता। एक हिकेटियस हुआ करते थे, हिकेटियस,
हिकेटियस। हिकेटियस को द फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह था कि हिकेटियस ने एक बुक लिखा था, जस्ट पीरियड्स नाम का एक बुक लिखा था इन्होंने। और माना जाता है कि ये भूगोल की पहली बुक थी और इसी के आधार पे जो हिकेटियस थे उनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो इरेटोस्थनीज थे बेसिकली ही गेव द टर्म ज्योग्राफी, बट इनको ज्योग्राफी के फादर के तौर पे नहीं जाना जाता। हाँ, हिकेटियस को द फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने एक बुक लिखा था जस्ट पीरियड्स। माना जाता है इसको भूगोल की पहली बुक माना जाता है, ठीक है, जस्ट पीरियड्स को। तो ये हम लोग देखा। उसी तरीके से यदि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी की बात किया जाए तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम्बोल्ट को, जो एक जर्मन ज्योग्राफर हुआ करते थे, जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ये इरेटोस्थनीज हैं जिनको ज्योग्राफी के टर्म देने के लिए जाना जाता है। तो जिस तरीके से इरेटोस्थनीज ने वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में पहली बार ज्योग्राफी शब्द दिया था, उसी तरीके से यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पहली बार भूगोल शब्द देने का काम आर्यभट्ट ने किया था। ये आर्यभट्ट की इमेज है, फोटो है। तो पहली बार भूगोल शब्द देने का काम आर्यभट्ट ने किया था। और जो आर्यभट्ट ने भूगोल शब्द दिया था, ये वास्तव में एक इनकी बहुत ही फेमस बुक है, सूर्य सिद्धांत। इसी फेमस बुक सूर्य सिद्धांत में इन्होंने पहली बार भूगोल शब्द दिया था। और जो भूगोल शब्द है ये वास्तव में संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला भू और दूसरा गोल, ठीक है। और यदि दोनों शब्दों को मिला के भूगोल को परिभाषित किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे अंग्रेजी में इसको ज्योग्राफी कहा जाए या हिंदी में भूगोल कहा जाए, दोनों का मतलब यही हुआ कि ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ राउंड अर्थ। तो दोनों का मतलब एक ही है कि चाहे इंग्लिश में इसको ज्योग्राफी कहा जाए या हिंदी में भूगोल कहा जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि पहली बार ज्योग्राफी टर्म देने का काम इरेटोस्थनीज ने किया था। मतलब वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में ज्योग्राफी को फिलॉसफी के एक ब्रांच से अलग हटा के एक स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर स्थापित करने का काम इरेटोस्थनीज ने किया था जब उन्होंने पहली बार ज्योग्राफी शब्द दिया था। उसी तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो पहली बार भूगोल को दर्शन शास्त्र या धर्म शास्त्र के शाखा से अलग हटा के एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का काम आर्यभट्ट ने किया था। और उन्होंने जो भूगोल शब्द था, पहली बार इन्होंने अपनी फेमस बुक सूर्य सिद्धांत में ही इन्होंने पहली बार भूगोल शब्द का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि ज्योग्राफी या भूगोल शब्द कैसे आया और किस तरीके से चाहे वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट हो, पश्चिमी दुनिया के संदर्भ में या भारतीय संदर्भ में, किस तरीके से भूगोल या ज्योग्राफी दर्शन शास्त्र के ब्रांच से अलग हटके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ था, ठीक है। अब देखिए, भूगोल का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है और भूगोल पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके हमें चिन्हों का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब जो सम लैंडमार्क्स हैं ज्योग्राफी के, सबसे पहले हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है और उसके बाद ज्योग्राफी के टॉपिक की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित कुछ लैंडमार्क्स की स्टडी करेंगे और इसमें जो पहला लैंडमार्क्स है एक्सिस ऑफ द अर्थ, जिसको पृथ्वी का अक्ष कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष का मतलब ये हुआ कि ये नॉर्थ पोल है, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंटरकनेक्ट करने का काम करती है, इसी इमेजिनरी लाइन को, काल्पनिक लाइन को और एक्सिस ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है बेसिकली इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच
ज्वाइन बोथ द पोल्स, मतलब ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली जो इमेजरी या काल्पनिक रेखा है, उसी काल्पनिक रेखा को ही एक्सिस ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का अक्ष कहा जाता है। और आगे जब हम लोग मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि पृथ्वी जो रोटेट करती है, घूर्णन करती है, ये वास्तव में अपने एक्सिस के अलोंग ही अर्थ रोटेट करने का काम करती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ये जो लैंडमार्क है ज्योग्राफी में, उसमें पहला है एक्सिस ऑफ द अर्थ। हम लोग देखा कि पृथ्वी का अक्ष क्या होता है, और जो हमारी अर्थ रोटेट करती है, घूर्णन करती है, इसी अक्ष के सहारे घूर्णन करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो भूगोल को पढ़ने के पहले जरूरी होता है, उसमें एक इक्वेटर है जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। अब देखिए, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का मतलब ये हुआ कि ये हमारी पृथ्वी है, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसी लाइन को हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका मतलब है कि इक्वेटर को डिफाइन करते हुए कहा जा सकता है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन which passes through the center of the earth and it divides our earth in two equal part। इसका मतलब ये है कि जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक रेखा है कि जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये पूर्व पश्चिम मतलब ईस्ट वेस्ट होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारी पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। इसी इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। तो ये इक्वेटर हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब दो अर्धगोलों में, टू हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। तो इसमें से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी अर्धगोला है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और हिंदी में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उसी तरीके से जो दक्षिणी अर्धगोला है, इसको सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि इक्वेटर वास्तव में कोई रियल लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है कि जो अर्थ के सेंटर से बीचों बीच से होकर पास करती है। और जाहिर सी बात है कि जो बीचों बीच से होकर पार करती है, इसलिए हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, दो अर्धगोलों में डिवाइड कर देती है। तो इसमें से जो उत्तरी अर्धगोला होता है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिणी अर्धगोला होता है, इसको सदर्न हेमिस्फीयर और हिंदी में दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो लैटिट्यूड खींचा जाता है, जिसको हिंदी में अक्षांश कहा जाता है, वास्तव में लैटिट्यूड खींचा जाता है तो उसको खींचने का आधार इक्वेटर ही होता है। इसका मतलब है कि ये इक्वेटर है जो ईस्ट वेस्ट खींचा जाता है। और वास्तव में जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ये भी इमेजिनरी लाइन होते हैं। इमेजिनरी लैटिट्यूड आल्सो इमेजिनरी लाइन, ये भी काल्पनिक रेखा होती है। और ये जो इक्वेटर होता है, इसके पैरेलल होती है, मतलब ये सारी की सारी लैटिट्यूडनल लाइंस है, अक्षांश रेखा है, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड को डिफाइन करते हुए कहा जा सकता है कि जो लैटिट्यूड या अक्षांश होता है, ये वास्तव में इमेजिनरी लाइंस होते हैं, मतलब काल्पनिक रेखाएं होते हैं। और ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है कि जो इक्वेटर या विषुवत रेखा के पैरेलल होती है, मतलब इक्वेटर के पैरेलल जो खींची गई जो पैरेलल लाइंस होती है, उन्हीं पैरेलल लाइंस को लैटिट्यूड के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड वास्तव में इक्वेटर के पैरेलल्स होते हैं। ठीक है, और यहां पे दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे इक्वेटर से, ये इक्वेटर हो गया, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े या साउथ पोल्स की तरफ बढ़े, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे जो लैटिट्यूडनल लाइंस है, अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की जो लंबाइयां हैं, घटते जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लैटिट्यूड है, इमेजिनरी लाइंस होते हैं, इक्वेटर के पैरेलल्स होते हैं, और जैसे जैसे
इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, आइदर नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाइयां होती है घटते क्रम में होती है। ठीक है, अब देखा जाए कि कुल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितने होते हैं, मतलब जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, इनकी कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, ठीक, यदि अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात किया जाए तो वास्तव में जो इक्वेटर या विषुवत रेखा है, यह भी वास्तव में एक अक्षांश ही होता है, बशर्ते कि ये 0 डिग्री अक्षांश को व्यक्त करता है। ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखाएं एक इक्वेटर हो गया, प्लस ये उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, और इस तरीके से करते करते 89 डिग्री अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। 90 डिग्री तो नॉर्थ पोल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जिसमें 1 इक्वेटर हो गया, फिर 89 इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में 89 हो गया, और प्लस 89 इन सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब कुल जो नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस है, अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाती है, जिसमें एक इक्वेटर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 89 और सदर्न हेमिस्फीयर में 89 लैटिट्यूडनल लाइंस है, और इस तरीके से 1 + 89 + 89, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस 179 होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और ये जो 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ये वास्तव में केवल पॉइंट होता है, इसलिए इसको अक्षांश के तौर पर गणना नहीं करते हैं। और जो 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है, वास्तव में यह नॉर्थ एक पॉइंट के तौर पर होता है, जिसको नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में जो 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है, इसको भी लैटिट्यूड नहीं माना जाता है, क्योंकि एक लाइन के तौर पर नहीं बल्कि एक पॉइंट के तौर पर होता है। और जो 90 साउथ होता है, इसको साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस है, अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है, जैसा कि हमने देखा कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है, बशर्ते कि इन अक्षांश रेखाओं में से कुछ अक्षांश रेखाओं को प्रमाणिक माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है, कि ताकि उसके आधार पे एकेडमिक कार्य करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड लैटिट्यूडनल लाइंस है। तो इसमें पहला हो गया 23.5 नॉर्थ, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होता है, 23.5 नॉर्थ होता है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 नॉर्थ होता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या हिंदी में कर्क रेखा कहा जाता है। उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 होता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा कहा जाता है। तो जिस तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 66.5 है, इसको कहा जाता है आर्कटिक लाइन कहा जाता है, मतलब जो 66.5 जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसको आर्कटिक लाइन। ठीक है, और उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में जो 66.5 साउथ होता है, मतलब 66.5 साउथ होता है, इसको अंटार्कटिक लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लैटिट्यूड्स हो जाते हैं, जिसमें 23.5 नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। उसी तरीके से 66.5 नॉर्थ को
आर्कटिक लाइन कहा जाता है। और इन द सेम वे सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है और 66.5 को आर्कटिक अंटार्कटिक लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि हमारे पृथ्वी की बात किया जाए, अर्थ की बात किया जाए, तो यदि हमारी अर्थ फ्लैट होती, मतलब हमारी पृथ्वी समतल होती, यदि हमारी अर्थ फ्लैट होती, तो इसके हर भाग पे टेम्परेचर का जो अमाउंट होता ये इक्वल होता, समान होता। लेकिन हमारी अर्थ तो स्फेरिकल है और स्फेरिकल होने का परिणाम यह है कि सबसे ज्यादा जो सन रेज है, इंसुलेशन की मात्रा है, ये सबसे ज्यादा इक्वेटर पे प्राप्त होती है, क्योंकि इक्वेटर उभरा हुआ है, इसलिए सूर्य की किरणें सबसे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके इक्वेटर पे पहुंच जाती हैं। और यही कारण है कि इक्वेटर पे पहुंचने में सूर्य की किरणों को न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ती है, और जिसका परिणाम यह होता है कि इक्वेटर पे अमाउंट ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है सामान्य तौर पे। और जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो सन रेज होती है, सूर्य की किरणें होती है, इनको ट्रेवल करने में अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और जिसका परिणाम यह होता है कि सूर्य की किरणों को अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट होता है कि टेम्परेचर कम होता जाता है। इसका मतलब है कि जो धरती पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, ये वास्तव में ये नॉर्थ साउथ होता है, मतलब जो तापमान का जो विभाजन होता है भूतल पे, ये वास्तव में ये लैटिट्यूडनल लाइंस या अक्षांश रेखाओं का फॉलो करता है, उसी को अनुसरण करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारी अर्थ यदि फ्लैट होती, यदि समतल होती, तो पृथ्वी पे हर जगह जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है वो समान होता, कारण कि सूर्य की किरणें प्रत्येक जगह पे इक्वल डिस्टेंस या समान दूरी तय करके पहुंच जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि गोलाकार होती है, और यही कारण है कि इस गोलाकार पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पे जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है अलग अलग होता है। और एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े या साउथ पोल की तरफ बढ़े, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, जो तापमान की मात्रा होती है, घटती जाती है। और इसी तापमान के आधार पर पृथ्वी को बेसिकली 3 जोन में डिवाइड किया गया है। पहला है टॉरिड जोन, जिसको हिंदी में उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। और बता दें कि टॉरिड जोन, इसका मतलब है कि एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग है। मतलब यह भी कहा जा सकता है कि एरिया बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग है, जहां साल भर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, मतलब सूर्य की किरणें सबसे कम दूरी तय करके पहुंच जाती है, और यहाँ वर्ष भर टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए इसको टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है, बिकॉज यहाँ वर्ष भर हाई टेम्परेचर की स्थिति बनी रहती है। दूसरा होता है फ्रिजिड जोन, जिसको हिंदी में शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, और बोथ हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्धों में 66.5 से लेके और पोल्स तक, मतलब दोनों गोलार्धों में, मतलब इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आल्सो सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 66.5 से लेके और पोल्स के बीच का जो भाग होता है, जहां पे वर्ष भर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, उनको वहां पहुंचने में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट होता है कि यहाँ पे वर्ष भर मिनिमम टेम्परेचर रहता है, धरातल अधिकांशतः स्नो कवर्ड होता है, साल भर बर्फ से ढका होता है, और साल भर लो टेम्परेचर होने की वजह से इस जोन को फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो फ्रिजिड जोन हो गया। और तीसरा जो होता है, इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन।
टेम्परेट जोन, जिसको हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है कि इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में 23.5 से लेके और 66.5 के बीच का जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इट इज नोन एज टेम्परेट जोन, जिसको हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज अ मॉडरेट जोन, एक मध्यवर्ती भाग है, मतलब जहां न तो हाई टेम्परेचर होता है और न बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। और रियली इट इज लोकेटेड बिटवीन टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन। इसी पार्ट को टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शीतलता और उष्णता की मात्रा यहाँ पे बिल्कुल मध्यम प्रकार की पाई जाती है। तो ये हम लोग देखा कि वास्तव में जो अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, पृथ्वी पे जो तापमान का जो वितरण है, ये वास्तव में नॉर्थ साउथ होता है। और ये वास्तव में जो लैटिट्यूडनल लाइंस होते हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, उन्हीं अक्षांश रेखाओं को फॉलो करने का काम करती है। तो आज के टॉपिक में हम लोग लैटिट्यूड्स तक जो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी है, उसमें हम लोग आज लैटिट्यूड तक ही बात करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड, जो ये भी इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी का पार्ट है, तो उसमें हम लोग लॉन्गिट्यूडल लाइंस और ये देखेंगे कि उसके आधार पर कैसे टाइम डिसाइड किया जाता है। जैसे लैटिट्यूड के आधार पर टेम्परेचर जोन डिसाइड किया जाता है, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड के आधार पर टाइम जोन डिसाइड किया जाता है।